हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ समाज निर्माण में लिंग और उसकी भूमिका, यानी जेंडर जो है वो किस तरीके से समाज में कार्य करता है और उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आज आपको समझा रही हूँ। क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेडागोजी में। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, व्यक्ति एवं व्यक्ति समुदाय या समुदाय जाति के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता एक वैश्विक घटना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है भारत में या हमारे ही समाज में है, ये विश्व स्तर पर है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है, आखिर ये भेद क्यों है, ये भेद क्यों है या इसके बीच इतनी खाई क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, इस प्रकार के भेदों का मापन यानी माप कैसे सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार किया जाए। लिंग और उसकी जो लिंग और उसकी भूमिका है, उसका हम किस तरीके से शारीरिक मनोवैज्ञानिक के आधार पर इसको माप सकते हैं, उसके बारे में आज आपको समझा रही हूँ। देखो बच्चों, लिंग और उसकी भूमिका ये क्या है। बच्चों, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये एक हफ्ते से है, तो जितनी वीडियो आएंगी उसमें थोड़ी सी आपको आवाज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो वर्तमान परिदृश्य में समानता की मांग सामयिक मुद्दा है। इस समानता का तात्पर्य न होकर नकारात्मक ना होकर सकारात्मक है। यहाँ समानता का तात्पर्य समान शैक्षणिक योग्यता, समान क्षमता, समान अधिकार, समान कुशलता, समान पढ़ाई एवं कार्य के समान अवसर है। अब ये देखो, इतने सारे शब्द आए जिनमें मैंने मार्क किया है। ये कहता है कि जो लिंग है वो वर्तमान परिदृश्य में समानता की मांग करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है महिला और पुरुषों में। तो ये क्या है, हमें कहाँ समानता चाहिए? शिक्षा में, क्षमता में समानता चाहिए, कुशलता में समानता चाहिए, पढ़ाई में समानता चाहिए, कार्य के समान अवसर, स्त्री हो या पुरुष सबको चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष प्रधान समाज है तो सिर्फ उनको ही अवसर मिलेंगे। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि हम स्त्री पुरुष के वर्ग के आधार पर लिंग भेद को मान्यता नहीं दे सकते। इसमें हम भेद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्त्री भी उतनी ही पढ़ी लिखी है। जैसे एक स्त्री है वो डॉक्टर भी बन सकती है, पुरुष भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकती है, पुरुष भी इंजीनियर बन सकता है। तो दोनों ही लिंग जो है, जेंडर हैं, वो समान क्षमता में है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे शारीरिक क्षमता में हो या कुशलता में हो, और चाहे घरेलू काम। जैसे पुरुष आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में कार्य करते हैं, लेकिन महिलाएं सिर्फ घर में ही ज़्यादातर आपको मिलेंगी। पुरुषों की संख्या इन जगहों पर ज़्यादा है। उसके बावजूद भी स्त्रियां कभी इस चीज़ को मतलब ये नहीं कहती कि ये हमारा स्थान है, क्योंकि हम घर में भी वही काम करते हैं। तो जब वहाँ पे कोई असमानता नहीं है तो जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या कोई अन्य या नेता है या कोई बिजनेस है, सब में स्त्री पुरुषों को समान अवसर मिलेंगे। हमारा कहने का तो ये सामाजिक और तथा शैक्षणिक आधार पर कोई भेद नहीं होगा। इस वजह से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर होता है कि महिलाएं शारीरिक लक्षण, कौशल, जीवन मूल्य, दक्षता के आधार पर पुरुषों से थोड़ी सी भिन्न है अथवा नहीं, तो हो सकता है कि वो शारीरिक ताकत में थोड़ी सी कमज़ोर हों, लेकिन अगर दक्षता के आधार पर देखा जाए तो जितनी भी आपने वेट लिफ्टिंग में देखा होगा या आपने और भी बहुत सारे गेम्स हैं उनमें देखा होगा, महिलाओं ने अपना 100% एक ताकत का जो गेम होता है उसमें दिया है, और पुरुषों को भी हराया है। कितनी बार तो पुरुष हार जाते हैं, महिलाएं जीत जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भिन्न तो हैं, लेकिन अगर उनको पूरे अवसर दिए जाएं तो वो हारती नहीं हैं या कमज़ोर नहीं हैं। तो जब ऐसा है नहीं कि वो ना हारती हैं, ना पीछे हटती हैं, ना बुद्धि में कम है, ना शारीरिक क्षमता में कम है, और हर समय जो भी अवसर उनको मिलते हैं उनमें वो सब में कामयाब होती हैं, तो फिर इतना अंतर लिंग के आधार पर क्यों है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा तो इसको और आगे पढ़ना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लैगिंग भेदभाव। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भेदभाव क्यों है? मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में लिंग भेद पर आधारित विषय अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी रुचिकर विषय है। क्योंकि रुचिकर क्यों है? क्योंकि ये महिला पुरुषों का विषय हो जाता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। जैसे शिक्षा, वैवाहिक संबंधों की सफलता,
रहन सहन, कार्य क्षेत्र संबंधी अनेक सामाजिक समस्याओं का संबंध इनकी सफलता से संबंधित है। अनेक शिक्षाविदों तथा शिक्षा मनोविज्ञान ने महिला तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय वस्तु बनाया है। इन्होंने अपने नमूनों के सिंबल्स जो होते हैं को 2 भागों में महिला और पुरुषों में बांटा है। इन शोधों से प्राप्त तथ्यों के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला और पुरुष के भेद लिंग व्यवहार के आधार पर जो महिला पुरुषों के आधार पर समुचित रूप से समझना। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जो शिक्षा संबंधी लैगिंग अगर वो अंतर बता रहे हैं तो जिन्होंने भी रिसर्च की है इस पर बड़ी रुचि ली है कि महिला पुरुषों में इतना अंतर है क्यों। एक तो इनका रहन सहन, कार्य क्षेत्र, अनेक सामाजिक समस्याएं, इसके संबंध में उन्होंने इन्हीं सब पर विचार किया है, इन्हीं सब पर उन्होंने रिसर्च किया है। तो अनेक शिक्षाविद जो होते हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने महिलाओं और पुरुषों की उपलब्धि को देखा कि दोनों का अंतर क्या है और कितने रेशियो में कामयाब होते हैं। अपने अनुसंधान विषय वस्तु बनाया। इन्होंने इसको एक विषय वस्तु बना लिया कि ये बहुत ज़रूरी है समाज में कि इतना जो भेदभाव हो रहा है उसको इन्होंने अपने नमूनों में यानी सिंबल्स को 2 भागों में महिला और पुरुषों में बांट दिया। फिर उनकी एक्टिविटी, उनका जो व्यवहार है उन पर उन्होंने शोध की और ये देखा कि पुरुष और महिला में जो भिन्नता है इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था। जब इन सिंबल्स के पुरुष और महिला सिंबल्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ तो पाया गया कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी पुरुष और महिला, इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के आधार पर समुचित रूप से समझना। इस अनुसंधान का आधार सामान्यतः मनोवैज्ञानिक था ये तथ्य इस अवधारणा की पुष्टि करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार स्त्री पुरुष के संवेगों में भी अंतर होता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि शारीरिक बनावट के आधार पर क्या पुरुष और महिला में अंतर होता है, तो उसमें हाँ या ना होगा, या अंतर होता है ऐसा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंतर होता है। हालांकि इस भेद पर आधार सामाजिक न होकर लक्षण केंद्रित जो विशेष पर आधारित अनुसंधान है। ये एक तरीके से ऐसे मान सकते हो स्त्री पुरुष के संवेगों में जो भेदभाव है वो सामाजिक ना होकर लक्षण विशेष पर आधारित अनुसंधान है, जिसमें बाह्य कारकों तथा लक्षणों के अंदर संबंधों के परस्पर संबंधों को भी जानने एवं समझने का प्रयास किया गया है। ये जो जितने भी शिक्षाविद हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी माना है कि अंतर तो है लेकिन ये सामाजिक ना करके एक तरीके से जो पुरुषों का होता है, जो पुरुष और महिलाओं के लक्षण हैं उन पर अंतर आधारित है, ना कि एक तरीके से पूरी तरीके से कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि सामाजिक है, कि समाज ने बोल दिया है कि महिलाएं बहुत कमज़ोर हैं उनको घर में बिठाओ और पुरुष बहुत ताकतवर हैं उनको ये कार्य कराओ, तो ऐसा नहीं है। वो जितना भी हुआ है वो लक्षण के विशेष के आधारित अनुसंधान हो रहा है। एक और चीज़ है बच्चों कि इन वर्ग भेदों में मुख्य क्या है, कौन से गुण, या कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं लगाया जा सकता कि एकदम से हम सटीक कह दें कि हाँ महिला पुरुषों में अंतर है। जहाँ तक सामान्य बुद्धि की बात है वहाँ महिला और पुरुषों में समानता देखने को मिलती है। आपने अपने क्लास में देखा होगा कि जो बच्चों का रेशियो होता है, लड़कियां भी इंटेलिजेंट होती हैं और लड़के भी इंटेलिजेंट होते हैं। जॉब में भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पोस्टों पे लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, तो इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। बुद्धि की बात करें तो सामान्य बुद्धि की बात करें या कुछ विशेष योग्यताओं लक्षणों को लेकर है, लेकिन इनमें भेद है जो कि बहुत ही खास विशेषताएँ हैं। सामान्यतः पुरुषों में महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तुओं में समानता संबंधी खोज करने तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठता के संकेत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अगर पुरुष गाँव में भी होते हैं व देहात में भी होते हैं तो उनका जो सोचने का थोड़ा दायरा है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है, लेकिन महिलाओं का थोड़ा संकुचित होता है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि महिलाओं को बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम शामिल किया जाता है। पर ये भेदभाव
अगर हम देखें अंतर करें तो होता है। इसके अलावा बच्चों अगर देखा जाए तो जो जितने पुरुष हैं, अगर ज्ञान की बात करें हम सामान्य क्षेत्र के, इसमें कुछ विशिष्टता के संकेत पुरुषों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं, महिलाओं का रेशियो कम है और पुरुषों का ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि जिनको अगर दोनों को ही बराबर का मौका दिया जाए तो तब असलियत पता चलती है कि शायद कितना अंतर है और कितना नहीं है। इसके अलावा बच्चों जितने भी पुरुष हैं जो स्थानिक संबंधी है, दृष्टि से भेद की सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम है। जो पुरुष है जो छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं उनको वो पहचान जाते हैं, और जो शाब्दिक अभिक्षमता तथा स्मरण शक्ति के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सक्षम होती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, शाब्दिक अति क्षमता या स्मरण शक्ति के क्षेत्र में कौन ज़्यादा सक्षम है? तो वो महिलाएं हैं। अनुसंधानों से ये भी बात सामने आई है बच्चों कि छात्राओं का भाषाई विकास छात्रों की तुलना में अल्प आयु से ही होता है। जो छात्र हैं उनका ज़्यादा विकास नहीं होता, लेकिन छात्राओं का विकास भाषाई रूप में ज़्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों अनुसंधान में यह भी पुष्टि हुई है कि विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाएं जो होती हैं कि शब्दावली इस आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक सक्षम होती है। आपने भी देखा होगा घर में जब बच्चे होते हैं तो जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही स्पष्ट, बहुत सधी हुई बातें करती हैं, और जो बच्चे होते हैं लड़के जिनका जेंडर बॉय का होता है वो बहुत मतलब नॉर्मली ही बातें करते हैं, उनको ज़्यादा गहराई का ज्ञान कम होता है। तो यही छोटे छोटे अंतर हैं और इन्हीं पर यह अनुसंधान अभी तक भी चल रहा है। तो समाज और निर्माण में लिंग की भूमिका, ये भेदभाव है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर इसको और अच्छे से हम समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस भेदभाव को हम कब कर सकते हैं, स्त्री पुरुष में अंतर ना करके। तो बच्चों आज मैंने पढ़ाया लिंग और उसकी भूमिका, यानी समाज निर्माण में लिंग की क्या भूमिका है। दोनों की बराबर भूमिका है। महिलाएं अगर कोई जॉब नहीं कर रही है या कोई वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद भी वो पूरा घर संभाल रही है, तो वो घर की इंजीनियर है, घर की डॉक्टर है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही समान हैं और समाज निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर करें। धन्यवाद।